वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वर्ष 2025 में 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम कराएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा प्रारंभिक वाली जो होने वाली है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जल्द ही कैलेंडर एक्सपेक्टेड है, जिसमें हमको डेट्स वगैरह मिल सकती हैं प्रीलिम्स की और मेंस की और अन्य एग्जाम्स की भी जो वर्ष 2025 में होंगे। 16 जनवरी 2025 से स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स जो है शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस पेड कोर्स में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं शुरुआत से। वर्ष 2024 में आपने पेपर दिया था, 24 का पेपर नहीं अच्छा गया, या फिर वर्ष 2025 से ही आप एलिजिबल हो रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होगा। पहली बार जो लोग तैयारी कर रहे हैं, रिकमेंडेड है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के विश्वसनीय इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करिए और पहली बार में ही प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं मेंस वगैरह के लिए। सीरियस प्रिपरेशन जो लोग करना चाहते हैं शुरुआत से, वो 16 जनवरी 2025 में शुरू होने वाले इस पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम द्वारा शुरू किया जा रहा है। जो लोग हमारे 16 जनवरी 2025 वाले पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका वीडियो नंबर 1 है, यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो है। यहीं से आपकी प्रिपरेशन शुरुआत होती है। प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर रहा है वीडियो नंबर 1 देखते हुए। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, पूरा इसको देखना है शुरू से आखिर तक। सारी बारीक बातें, मोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, सिलेबस क्या है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस टारगेट करना है तैयारी के दौरान, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन कैसे होगी, सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या रहेगा, थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज जो प्रीलिम्स से जस्ट 90 दिवस 70 दिवस पहले उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इसमें बताएंगे। ये पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताता हुआ आपका ये वीडियो रहेगा। ओरिएंटेशन क्लास नंबर 1 इसको आप मान सकते हैं। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। आगे की लगभग 4-5 महीनों की पूरी स्ट्रैटेजी इसमें समेकित करके बताई गई है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन आगे का रोड मैप आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि आपको पेड ग्रुप में आने के बाद कैसे स्टडी करना है, कितना स्टडी करना है, किन किन चीज़ों को स्टडी करना है और क्या यहाँ पे टेक्निक्स होनी चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस लगातार 10वें वर्ष में अपनी तैयारी करा रहा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए। यूपीपीएससी की पूरी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्रीलिम्स का सपोर्ट, मेंस का सपोर्ट, इंटरव्यू तक का सपोर्ट हम देते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रिपरेशन यहाँ पर होती रही है छात्रों की। हजारों लोग जो है प्रीलिम्स अपना क्लियर कर चुके हैं और काफी सारे लोग फाइनल पोस्ट पर भी पहुंच चुके हैं और कई सारे लोगों के पॉडकास्ट इंटरव्यू लगातार हमारे अदर चैनल पर आ रहे होंगे, वो तो आप देखते ही हैं। लेकिन हम फैक्ट्स पर और प्रूफ देकर बात करना पसंद करते हैं। इस बार भी कई सारे लोगों ने आरोप लगाए थे और कई बार ये भ्रम भी फैलाया गया कि पेपर बहुत ही टफ था, आउट ऑफ द वर्ल्ड था, कोई कर ही नहीं सकता था। तमाम तरह की चीजें कही गई कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। लेकिन एक्चुअली जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने ही ये आपको चेताया भी था, पेपर हर तरीके से आ सकता है, इजी मॉडरेट भी आ सकता है वर्ष 2019 जैसे 20 जैसे, और पेपर जो है टफ लेवल का भी आ सकता है। जैसे आरओ का कैंसिल्ड पेपर हुआ था, तब से ही हमने अपने छात्रों को आगाह किया था कि 2024 वाले ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करने की जरूरत रहेगी आपको, और नंबर ऑफ सीट्स भले ही ज्यादा है, पेपर टफ आ सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से जो है आप 108 क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, और बल्कि ये संख्या 110 तक भी पहुंच गई थी। अभी मैंने देखा 2 क्वेश्चन क्विज वाले बढ़े हैं, उसको यहाँ पर अपडेट शायद नहीं किया गया है। 110 क्वेश्चन आप पूरे निकाल सकते थे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वाले की तो बात ही छोड़ देते हैं। इस बार जो इतना टफ पेपर आया है कि ऐतिहासिक कट ऑफ भी जा सकता है, कट ऑफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बहुत ही कम भी जा सकता है। लेकिन फिर भी आप देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल से आप 110 क्वेश्चन निकाल सकते थे। मान लीजिए आप पूरी एफिशिएंसी नहीं भी दे पाए तो आराम से 90 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। जितना हमने जैसे पढ़ाया था आपको, जो स्टडी मटेरियल दिया था, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हमने दिए जिससे काफी लाभ हुआ। डे वाइज क्लासेस दी गई थी जिसके वीडियो फ्री भी किए गए थे यूट्यूब पर, उससे तमाम क्वेश्चन आए हैं। सबके प्रूफ वगैरह हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं, हमने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पूरी पीडीएफ है 90+ पेजेस की, आराम से आप इसमें मिला लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट होता है, जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, वो कितनी ऑथेंटिक होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टडी मटेरियल है और इसके पहले पेज से ही जो है ये वाला सवाल आया था मैपिंग वाला। काफी सारे लोग जो मैप के 10-10 घंटे के वीडियो बनाए उससे सवाल नहीं आया, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। तो इतने सारे प्रूफ देने के बाद अब मुझे बार बार बताने की जरूरत है नहीं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ही सबसे जिम्मेदार इंस्टीट्यूट, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है स्टेट पीसीएस यूपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। आप प्रीलिम्स का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पर बात करके। जो लोग पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको आगे से देखते रहिए। अब लोगों ने मार्केट में इतनी हाइप बना रखी 2024 के पेपर की, तो इसकी ओवरऑल ऑनेस्ट एनालिसिस क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 1 लाइन में इसको डिस्क्राइब करेंगे 2024 वाले पेपर को, तो एक लेंदी और डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, क्योंकि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जिस भी पेपर में कम होते हैं वो डिफिकल्ट लेवल का पेपर बन जाता है। और नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 कहे जा सकते थे। बाकी करीब 100 सवाल जो है इसमें मॉडरेट लेवल के थे और बाकी सवाल डिफिकल्ट लेवल के थे। तो इस वजह से ओवरऑल पैकेज बनता है, डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, और निश्चित तौर पर डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल के पेपर में कट ऑफ भी कम जाती है।
एक डिफिकल्ट लेवल के पेपर में नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और पीवाईक्यू से कम आएगा निश्चित तौर पर। पीवाईक्यू से बहुत ही कम इस बार आया था। पिछले अगर 10 सालों के पेपर में देखें तो सबसे कम पीवाईक्यू इसी पेपर में देखे गए थे। पीवाईक्यू आप गिनती पे गिन सकते हैं। मेरे हिसाब से 9 से 11 से ज़्यादा सवाल पीवाईक्यू से नहीं पूछे गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों मिलाकर। डायरेक्टली तो 2 या 3 सवाल आए थे, इनडायरेक्टली करीब 7-8 सवाल आए थे। 10-11 सवाल से ज़्यादा पीवाईक्यू से नहीं सॉल्व किए जा सकते थे इस पेपर में। अब तक का रिकॉर्ड सबसे कम रहा है। न्यू कमर्स के लिए शॉकर शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो थोड़ा-सा मैं सही मानता हूँ। अगर आप पहली बार 2024 वाला एग्ज़ाम देने उतरे थे तो आप शॉक हुए होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जो न्यू कमर होते हैं उनको मार्केट फोर्सेस द्वारा हमेशा से गाइड किया जाता है कि पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ो, और पीवाईक्यू से 10-11 सवाल से ज़्यादा हो नहीं सकते थे। तो न्यू कमर को निश्चित तौर पर शॉक लगा होगा और उनकी गलती भी नहीं है। उनको जिस तरीके से गाइड किया गया, जिस तरीके से उनको बरगलाया गया, उनका नुकसान तो होना ही था और कई सारे लोग घबरा भी गए थे। और जैसा कुछ लोगों ने कहा था, आंखों देखा घटना बताया था कि जो है आंखों देखा हाल, कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है पेपर बीच में ही छोड़ करके चले गए थे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर पढ़ के, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो 10-12 सवाल से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि उनको मिसगाइड किया गया, और मिसगाइड हुए लोग ऐसा स्टडी मटेरियल पढ़ा जिससे आप क्वेश्चन 10-12 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते थे। कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिला है। निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को टफ पेपर में बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है किस तरीके से एलिमिनेट करना है सवाल को और टफ पेपर में कितने सवाल हमें सही वाले अटेंड करने चाहिए। इसका अंदाजा कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट को होता है, तो निश्चित तौर पर उन्हें हल्का सा लाभ तो मिलता ही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल हमेशा की तरह रेलिवेंट प्रूफ हुए। पिछली बार हमारे 125 से 130 प्रश्न आ गए थे डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में। पिछली बार कट ऑफ भी ज़्यादा गया था, तो उस हिसाब से हम देखें अगर और इस बार तुलना करें तो कट ऑफ कम ही जाने वाला है निश्चित तौर पर। तो 110 प्रश्न जो है डायरेक्टली आए हैं, 10 प्रश्न इनडायरेक्टली आए हैं, तब भी 120 तक का आंकड़ा हम टच कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले इस बार भी कट ऑफ क्लियर करेंगे और उन्हें कोई ऐसी खास दिक्कत होने नहीं वाली है। कुल मिलाकर ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि एक लॉन्ग टर्म और अच्छे एफर्ट की आपको ज़रूरत है। जो शॉर्टकट्स ट्रिक्स वगैरह अपनाई जाती थी, कुछ लोग जैसे क्लेम करते थे, खासकर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने ये सब भ्रमजाल फैलाया था। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके समय की कुछ बात और रही होगी। हमेशा ज्ञान देने से पहले काल परिस्थिति और जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसका एनालिसिस करे बिना किसी को ऐसे मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप एक ज़िम्मेदार पद पर हैं, आपको लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ी थी उसी को पढ़ करके कट ऑफ निकाला जा सकता है। ऐसा भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि आपने जिस समय पढ़ा होगा उस समय परिस्थिति और क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पूछने का तरीका वो सब अलग रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है आपको, एक लॉन्ग टर्म एफर्ट की ज़रूरत है, प्रीलिम्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और एक ऐसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आप प्रीलिम्स से पहले मैक्सिमम अपना मेंस का सिलेबस भी एटलीस्ट पढ़ चुके हों, और प्रीलिम्स हो जाने के बाद आंसर राइटिंग और बाकी सारी चीज़ें, करंट अफेयर अपडेट करना और आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट ही आपका रह जाए, बाकी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हों। और प्रीलिम्स से जो करीब 70 से 90 दिवस का समय काफ़ी क्रूशियल होता है, जिसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स से के लिए ही पढ़ना होता है। उसमें आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। कई सारे लोगों ने सिर्फ पीवाईक्यू को प्रैक्टिस का जो सोर्स बना रखा है, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। आप खुद ही देखिए कि प्रैक्टिस किन सोर्सेज से करना है। प्रैक्टिस सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से करना है जो आपको फ्रेश क्वेश्चंस देते हों, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, रीसेंट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको सवाल करा रहे हों। और ऐसा एकमात्र अभी तक इंस्टीट्यूट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सारे प्रूफ हमने दे दिए हैं। पेड क्विज से आए हुए क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, टेस्ट सीरीज से आए हुए सवाल दिखा दिए हैं और स्टडी मटेरियल से आए हुए सवाल हम दिखा चुके हैं। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू बेस्ड सवाल अब आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिर्फ आपका बर्डन ही बढ़ाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने 10,000 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, लेकिन उससे प्रोडक्टिव चीज़ें कुछ नहीं निकलेंगी। आप उससे एग्जाम में सवाल नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है ऐसे 10,000 सवाल लगाने का। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस 2024 प्रीलिम्स कैसा आया था और 2025 के लिए क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे। 2025 के पेड बैच में ज़्यादातर चीज़ें हम सेम ही रखने वाले हैं, क्योंकि जो मॉडल वर्क कर रहा है उसको बार बार छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मोडस ऑपरेंडी वही रहेगा। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इस वीडियो में ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपको इस तरीके से तैयार करती है कि प्रीलिम्स से पहले आप मेंस का एक मेजर चंक पढ़ करके तैयार कर चुके हों, और प्रीलिम्स हो जाने के बाद प्रीलिम्स में अपना सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित करने के बाद आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट और बाकी सारी चीज़ों के लिए लग जाएं, करंट अफेयर अपडेट के लिए, और अपना सिलेक्शन मेंस में भी सुनिश्चित कर सकें। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी सी बड़ी ही बनती है, इस वजह से सारी बातें ध्यान से सुनते हुए चलना है। बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें आप अच्छे आंसर भी लिख पाएं और अपने आप को बिल्कुल तैयार महसूस करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने मॉडल में कोई बिग चेंज नहीं करने वाला है। 2024 में हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस की थी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले स्टेज में बेसिक होगा, सेकंड स्टेज में आपको
मेंस के स्टडी मटेरियल के साथ अन्य चीज़ें प्रीलिम्स वाली पढ़ते हुए चलना है। लास्ट के जो प्रीलिम्स एग्जाम डेट से पहले के जो 70 से 90 दिवस होते हैं उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिसको हम लोग सिलेक्शन मटेरियल नाम से भी सेल करते हैं बाद में, नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट पेजेस करके। तो वो सब आपको दिया जाएगा अपडेट करके, वो उसी समय मिलेगा। एग्जाम से 70 से 90 दिवस जब बचे होंगे तब हम आपको उपलब्ध कराएंगे प्रीलिम्स का अपडेटेड स्टडी मटेरियल 2025 वाला। उसको आप पढ़ करके चाहे इससे भी टफ पेपर आ जाए तब भी आप कट ऑफ निकाल सकेंगे। इससे इजी आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल तब भी निकाल लेंगे कट ऑफ भर के। और कभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो बैठे मार्केट में, उनके भरोसे मत रहिएगा, और ना ही किसी भी इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड काम नहीं करना चाहिए कि ये आया तो ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। ऐसे चीज़ें नहीं काम करती हैं। आयोग ने एक सिलेबस दिया है और सिलेबस की तैयारी हमको हर इस तरीके से करना चाहिए आयाम से कि हम अपना कट ऑफ निकाल सकें। अभी साल टफ पेपर आया, ऐसा हो सकता है 2025 में जो लोग खड़े होंगे जिस दिन पेपर होगा, हो सकता है इजी मॉडरेट पेपर आ जाए, लेकिन तब कट ऑफ बढ़ जाएगा, उसमें फिर ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की स्ट्रैटेजी रहेगी 2025 के लिए। कंसेप्चुअल डिटेल इस साल ज़्यादा पूछें तो हम उस पर फोकस करेंगे अपने स्टडी मटेरियल को डेवलप करने में और अपने पेड क्विज़ेस को बनाने में, टेस्ट सीरीज को बनाने में। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जाएगी कि अगर पेपर ईजी वाला आ गया, फैक्चुअल वाला आ गया, तो फैक्चुअल अपडेट्स भी रहें आपके पास। मतलब सारे आयामों के लिए आपको तैयार करेंगे। कंसेप्चुअल चीज़ें इस साल ज़्यादा आई तो कंसेप्ट पे फोकस तो करेंगे ही, उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए फैक्चुअल सवाल एक बार फिर से लौट आए, सारे के सारे फैक्ट्स आ गए, तो उसके लिए भी तैयार करेंगे आपको। स्टडी मटेरियल हमेशा की तरीके से अपडेट होगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर हमेशा की तरह हर मंथ आपको मिलेगा। स्टेट करंट अफेयर भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स जो है आपको मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिएगा। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे माल्थ्यूजियन थ्योरी वाला हो गया, बल्बन वाला सवाल हो गया। अब बल्बन वाला जो सवाल पूछा था उसमें कई सारे लोग गलत करके आए हैं। उन्हें लगा था कि कथन और कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जबकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको ओवरऑल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगी। टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हमेशा एग्जाम से एक लेवल ऊपर रही है। एग्जाम ने अपना लेवल बढ़ाया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे इस साल टेस्ट सीरीज में, और इंश्योर करेंगे कि और भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है टेस्ट सीरीज से आए एक्चुअल पेपर में, और स्टडी मटेरियल को भी इस हिसाब से अपडेट करेंगे। जो कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत हमारे से नहीं आ पाए हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला या फिर कुछ अन्य क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन तो करने भी नहीं होते हैं। अनडूएबल टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है आयोग कई बार स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा उनका मेंटल लेवल चेक करने के लिए एग्जाम में। सारे के सारे प्रश्न नहीं करने होते हैं, ये आपको भी पता है। सर ने बताया था आपको एग्जाम से 2 दिवस पहले की स्ट्रैटेजी में, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम ने हमेशा बताया है कि स्टेट पीसीएस में हमेशा ही कुछ सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो सिर्फ आपको चेक करने के लिए होते हैं। उनका आंसर सिर्फ और सिर्फ आयोग और उनके एक्सपर्ट जिन्होंने फ्रेम किया वही बता पाते हैं। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप उन कठिन वाले सवाल को भी सॉल्व करें, लेकिन हमें बस वो नंबर टारगेट करना है। हमें बस वो नंबर चाहिए जिससे हमको मेंस का टिकट मिल जाए, और कुछ नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस कोर्स के फीचर्स वगैरह आगे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन ब्रीफली पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी टीम इस कोर्स ड्यूरेशन के दौरान आपकी सहायता करेगी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। हमारी टीम के मार्केटिंग मेंबर्स ने आपको सारी फी वगैरह बता करके, फीचर्स बता करके एनरोल कर लिया है। अब आप ग्रुप में आ चुके हैं, आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा, और अन्य ग्रुप्स में जिस हिसाब से आपने पेमेंट की है उस हिसाब से जो भी पैकेज आपने लिया हो, हमारी टीम के पास अब आ चुके हैं। आप पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान हमारे और आपके परस्पर यहाँ पर गोल्स होंगे कुछ, और कॉमन हमारा गोल क्या है, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में आपका कट ऑफ निकलवाना हमारा गोल है, और आपका भी है, तो ये कॉमन गोल हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहली बार तैयारी करते हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टेट पीसीएस क्लियर करने के लिए। ये स्पष्टता पहले दिन से ही होनी चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, सेकंड टाइमर्स हैं, जिन्होंने शायद कैजुअली एग्जाम दिया होगा 2024 वाला, अब आप ये समझिए कि सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में। और यूपीपीएससी का जिस हिसाब से पैटर्न है, ट्रेंड चलता रहता है, इसमें सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व है। एनालिसिस वगैरह तो हमारी टीम खुद ही करती है आपके लिए, ये पार्ट तो आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप हमारी टीम के साथ आ गए हैं। सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। एक जिम्मेदार स्टूडेंट को हमेशा अवेयरनेस होती है कि आप सोर्स चेंज कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट की जगह अदर इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, आप कहीं भी जा सकते थे, कोई भी सोर्स ले सकते थे, लेकिन स्टडी तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले लें, हमारी टीम की टेस्ट सीरीज ले लें, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स परचेज कर लेना ही विजय का जो है सोपान नहीं है। अभी यहाँ से शुरुआत हुई है, कोर्स आपने लिया, अब आपको स्टडी करना पड़ेगा पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान। जैसे जैसे प्रैक्टिस रिसोर्स बताए जाएंगे, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, उससे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है आप एनालिसिस करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, जो है आपका कट ऑफ प्रीलिम्स वाला।
अब कैंडिडेट का काम ये है कि जो भी चीज़ें हम आपको देंगे इस ग्रुप के शुरू होते ही, जैसे आगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आगे कई सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, पेड क्विज़ रेगुलर बेसिस पर शुरू हो गई है, मंथ वाइज़ मंथली करंट अफेयर आएगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आएगा। इसको स्टडी करना किसका काम है? ज़ाहिर-सी बात है कैंडिडेट का काम है। आप एनरोल हुए हैं, आपने फ़ी दे करके एनरोलमेंट लिया है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लगातार बना रहेगा, ठीक है? आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आपको स्टडी मटेरियल में कोई बात नहीं समझ में आती है, कोई फैक्ट में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, पेड क्विज़ के सवाल में डाउट है, किसी पुराने सालों के पेपर में कोई डाउट है, आप उसको तुरंत ही पूछ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान अपना सपोर्ट बनाए रखती है पहले दिन के ही जैसा। अन्य इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि आपसे लंबे चौड़े वादे तो करेंगे, लेकिन एक बार आपने एनरोलमेंट ले लिया फिर आपको भूल जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने कई बार अपने कोर्स को बिना कोई पेनी चार्ज किए एक्सटेंड किया है, बहुत लंबे समय तक अपना सपोर्ट दिया है और इसमें ज़ाहिर-सी बात है हमारे इंस्टीट्यूट का भी स्वार्थ है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हों और आगे भी मैक्सिमम लोग जो है सिलेक्ट होते जाएँ और ये संख्या लगातार बढ़ती जाए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम को और कैंडिडेट को जो हमारे यहाँ पर एनरोल हुए हैं इस कोर्स में या फिर किसी भी कोर्स में, मेंस के कोर्स में एनरोल होते हैं, आपका काम है कि जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते जाएँगे, आपको उसको देखते जाना है, उसका उपयोग करते जाना है। उपयोग इन द सेंस क्या है, जैसे पहला स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में बेसिक बुक का उपयोग, सेकंड स्टेज में इंटरमीडिएट स्टेज में जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसका उपयोग करना, मंथली करंट अफेयर का उपयोग करना, टेस्ट जो आएँगे उसका उपयोग करना, क्विज़ में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं उसको लगातार लगाते रहना। इस सब तरीके से करते हुए आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना। प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा सकती हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी और जो है एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन। बिना इम्प्लीमेंटेशन कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। यहाँ तक कि हमारी सरकारें जो स्कीम बनाती है, अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो वो स्कीम कई बार फेल भी हो जाया करती हैं। तो स्कीम बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना किसी कमरे में बैठ करके, एक जगह पर सोच करके, वो आसान काम है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर एग्ज़ीक्यूट करना, उसी पेशेंस के साथ, उसी विगोर के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना उसमें, ये थोड़ा-सा कठिन टास्क है और ये काम है कैंडिडेट का। ठीक है? लगातार स्ट्रैटेजी हम आपको देते जाएँगे, जैसे अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको बता दी गई 3 स्टेज की, लेकिन इसको डेली फॉलो भी करना है। डेली करंट अफेयर आएगा, मंथली करंट अफेयर आएगा, पेड क्विज़ में क्वेश्चन्स आएँगे, बेसिक बुक का टारगेट आपको मिला है, उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। तभी जो है आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएँगे, फिर एकदम आखिरी स्टेज पर, प्रीलिम्स वाले स्टेज पर आएँगे, उसमें कई सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ होगी, उसको लगाना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा इसमें, बिना पढ़े एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। स्टेट पीसीएस में सीरियस लोग प्रिपरेशन करते हैं, सीरियस लोग ही सेलेक्ट होते हैं। जिस उत्साह से आप लोग एनरोलमेंट लेते हैं, अगर उसी उत्साह से लगातार आगे भी बढ़ते जाएँगे, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, स्टडी में ब्रेक हो गया, आप फिर से अगर आगे बढ़ने का जज़्बा रखते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इतना ही मोटिवेशन मैं दूँगा, मैं फर्जी बातें नहीं करूँगा, बड़े-बड़े टीचर्स जैसे शिक्षा शेरनी का दूध और घी वगैरह मलाई, ये सब फर्जी बातें हैं, सब चिकनी-चुपड़ी बातें हैं। सबसे ज़रूरी अनुशासन, अनुशासन जो है छात्र को मेंटेन करना है। कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स आपका डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करवा सकता है, ना ही हमारी टीम कर सकती है, ना ही वर्ल्ड का कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है। हम आपको लगातार अवेयर करते रहेंगे, लगातार नोटिफ़ाई करते रहेंगे। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ गए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो लगातार चीज़ें आपको मिलती जाएँगी। बस ये समझना है आपको कि इतने सारे लोगों में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है? आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्फ स्टडी करना, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल है। तो यहाँ पर आने के बाद आपका क्या काम है? आपको अपने गोल की तरफ डेली बेसिस पर बढ़ते जाना है। अगर स्टडी में ब्रेक होता है, उसको कम्पेंसेट करना आपका काम है। लगातार इस पे बढ़ते जाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्रिपरेशन जो है 1 दिन में, 2 दिन में या 1-2 दिन की तैयारी से नहीं होती है। आप डेली जो है कुछ-कुछ जो है अपने लक्ष्य तक पास पहुँचते हैं, तभी जो है यहाँ पर पहुँच पाते हैं। अगर कोई सोचेगा कि मैं भाग करके जो है लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ 5 किलोमीटर दौड़ करके, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको जो है धीरे-धीरे ही आगे यहाँ पर बढ़ना पड़ेगा। धीरे-धीरे ही डेली यहाँ पर जीतना पड़ेगा, तब आपको एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलती है। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको देंगे जो बिल्कुल सिलेक्शन मटेरियल आपके लिए साबित होगा, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, उसमें डाउट उपजेंगे आपके और उस उपसंजात हुए डाउट को सॉल्व कराना पड़ेगा, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर पाएँगे इस टफ होते पेपर में। तो जो भी बैच आपने परचेज़ किया होगा उसमें सारे कमिटमेंट आपके टाइमली पूरे किए जाएँगे। आशा ये है कि अगर आपने सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ विद करंट अफेयर का पेड बैच जॉइन किया तो टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर का सपोर्ट उसमें मिलेगा। अगर आपने ओनली करंट अफेयर का पेड बैच जॉइन किया तो उसमें करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट करंट अफेयर का सपोर्ट उसमें मिलेगा। फुल पेड बैच हमारा वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में ऑपरेट करता है। यानी कि सारी चीज़ें आपको जगह पर मिलेंगी। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप कर पाएँगे। सारा स्टडी मटेरियल जो ज़रूरी है, संपूर्ण गाइडेंस जो ज़रूरी है, सारे तरीके के प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ जो ज़रूरी हैं, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप या फिर डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट भी आपको मिलता है उसमें। कोई भी आपका डाउट है स्टडी मटेरियल से संबंधित, प्रैक्टिस रिसोर्स में से टेस्ट सीरीज, पेड क्विज से संबंधित आपका डाउट है, कोई अन्य डाउट है तैयारी से संबंधित, आप जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप की सुविधा केवल फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है।
वर्ष 2024 में भी प्रीलिम्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दिए गए थे और इस बार भी प्रीलिम्स के पेड बैच में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का हमारा कमिटमेंट रहेगा। जो लोग फुल पेड बैच में आए हैं उनके मेनली 2 ग्रुप होते हैं, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप होता है। तीसरा पेड ग्रुप जो है क्विज वाला ग्रुप होता है, उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग जुड़े होते हैं और जो भी मैसेज हमको कलेक्टिवली अपने पेड ग्रुप स्टूडेंट्स को देना होता है वो हम क्विज वाले ग्रुप में भेजते हैं। तो क्विज वाला ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। फुल पेड बैच में है, ओनली स्टडी मटेरियल वाले में है और अन्य किसी बैच में तो ऑटोमेटिकली आपको जोड़ा जाता है। कुछ लोग केवल पेड क्विज ज्वाइन करने आते हैं तो उनको उसमें जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर हमको कोई कॉमन बात कहनी होती है अपने स्टूडेंट्स से, कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना होता है तो हम पेड क्विज ग्रुप में डाल देते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल ग्रुप जैसा कि नाम है, सारा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलेगा, पीवाईक्यू कंपाइलेशन से लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल की पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है ये स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आएंगे, डिस्कशन ग्रुप में या डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में नहीं आएंगे। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप उद्देश्य ये होता है, उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, पिक भेज करके, सवाल को टाइप करके भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज खाली मेंबर्स के लिए ऑफ रहते हैं डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। बाकी आप इमेज फॉर्म में या फिर जो है टेक्स्ट फॉर्म में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये चीज़ हम पहले ही लिख देते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा-सा सिली मानते हैं कि ये चीज़ें भी कोई लिखने वाली होती हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को डाउट होता ही है। कुछ लोग पहली बार टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, कुछ लोग पहली बार जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच जॉइन करते हैं, उनको डाउट रहता है कि हमने इसको जॉइन किया, हम शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले स्टार्ट वीडियो देखने की शुरुआत होगी। स्टार्ट वीडियो ऑलरेडी आप प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब आप शुरुआत कर चुके हैं। स्टार्ट वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। फिर एक सेकंड वीडियो हम छोटा-सा बना करके देंगे आपको कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, उसको देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और आपको डेली करंट अफेयर से अगले दिवस या फिर जिस भी दिवस में आप जुड़े हों डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है। वहाँ से पढ़ाई शुरू होगी और जो भी स्ट्रैटेजी में स्टडी मटेरियल बताया गया होगा उसकी टाइमली स्टडी से आपका जो स्टडी प्रोसेस है वो शुरू हो चुकता है। इनिशियली जो स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैसेज में हम लोग अरेंज कर देते हैं लिंक फॉर्म में। स्टेप बाय स्टेप मैसेज कैसे खोलना है सेकंड वीडियो में इसके बारे में बताया गया होगा, इसको देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ कमिटमेंट पीडीएफ दी हुई है। कमिटमेंट पीडीएफ हम लोग इसको बोलते हैं, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ ये कमिटमेंट में है हमारा। ये जो भी हमने कमिट किया है आपको मिल के रहेगा। टेस्ट सीरीज जितनी बताई गई हैं वो तो मिलती ही हैं। अगर टेस्ट सीरीज हमको पोस्टपोन करना होता है किसी स्टूडेंट के एडवांटेज वाली स्थिति में तो हम करते हैं। मान लीजिए प्रीलिम्स काफ़ी दिन बाद है और हम चाहते हैं कि हम अपनी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में एकदम रिसेंट का करंट अफेयर शामिल करें तो टेस्ट सीरीज को कई बार हम लोग आगे भी बढ़ाते हैं। कई बार आयोग हमको सरप्राइज करता है, एग्जाम डेट पहले दे देता है तो टेस्ट सीरीज को प्रीपोन भी करते हैं हम लोग। तो टेस्ट सीरीज वगैरह का टाइम प्लान इसी पीडीएफ के अंत में लगा हुआ है, मैं शो कर दूंगा आपको। क्विज ग्रुप जो है ये शुरू होगा जल्द, इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे और शुरुआत में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्चुअली शुरू हो भी चुका होगा पेड क्विज ग्रुप 2025 वाला। ये हम लोग पेड बैच जो है पहले से चला रहे हैं, उसमें क्विज ग्रुप शुरू हो चुका है 2025 वाला। उसमें देखेंगे आप सवाल कई सारे अपलोड भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ से शुरू है, जिसका लिंक पेड ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देना है आपको। हमारे पेड ग्रुप के फीचर्स हम एक बार बता दे रहे हैं आपको डिटेल में, जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली बात यह है कि जैसा हमारा कमिटमेंट है कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिलेंगी और पीसीएस की फाउंडेशन तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर वाली चीज़ों से अपडेट रहें। कुछ लोग अपने सोर्सेज बनाते हैं, कुछ लोग ट्विटर ज्वाइन करते हैं, विभिन्न तरीके की वेबसाइट्स फॉलो करते हैं, कुछ लोग कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाते हैं, उसका ट्यूटोरियल मार्क करते हैं। यूपीपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसा कुछ खास अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं तो आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ जो है दोपहर में 3 से 4 बजे तक आपके ग्रुप में अपलोड करके दे दी जाएगा। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है और मिनिमम नंबर ऑफ न्यूज़ उसमें रखी जाती है। जितनी यूपीपीएससी के लिए जरूरी न्यूज़ हो सकती हैं, जितने फैक्ट्स यूपीपीएससी के लिए जरूरी हो सकते हैं उस न्यूज़ से संबंधित वो सारी चीज़ें उसमें दे दी जाती हैं। आपको अलग से कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर कुछ लोग डेली नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उनको डेली का मंथली कंपाइल करके भी दिया जाता है। वो मेंस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप मेंस का सिलेबस सेकंड स्टेज में पढ़ रहे हैं तो जो करंट अफेयर आपको मेंस के लिए तैयार करना होता है वो वही वाला होता है जो डेली का मंथली हम लोग कंपाइल करके दे देते हैं, वो उतना सफिशिएंट होता है। इसके बाद मंथली करंट अफेयर की 3 पीडीएफ आपको मिलती है। इसका आशय समझना है, हर मंथ 3 पीडीएफ मिलती है। एक प्री स्पेशल वाली, ये प्री स्पेशल करंट अफेयर होती है और इसी से एग्जाम में आता है, जो हमने कई सारे स्क्रीनशॉट डाले हैं पहले 2024 वाले एग्जाम होने के बाद, 2023 वाला होने के बाद, 22 वाला होने के बाद। इसका मतलब यही है कि हमारी प्री स्पेशल करंट अफेयर से ये वाले प्रश्न बने थे। प्री स्पेशल करंट अफेयर जब हम लोग सारी कंपाइल करके एक पीडीएफ के फॉर्म में दे देते हैं तो उसको करंट अफेयर कंपाइलेशन बोल देते हैं, ईयरली कंपाइलेशन। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, प्री स्पेशल वाली से भी आते हैं। तो प्री स्पेशल करंट अफेयर वो पीडीएफ है करंट अफेयर की, जिससे आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रीलिम स्पेसिफिक तैयार करना होता है। डेली का मंथली करंट अफेयर ये मेंस के लिए होता है। मंथली 400-500 एमसीक्यू हम लोग देते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। इस बार इस वाली पीडीएफ से भी सवाल आए हैं
पहले होता था कि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन इस बार इस वाली पीडीएफ से भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया 2023 वाले में, 2024 वाले में। सो ये भी ज़रूरी है, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िए। ये तीनों पीडीएफ आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। प्री स्पेशल बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस की होती है। डेली का मंथली थोड़ा-सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें मेन स्पेसिफिक होता है। 400-500 एमसीक्यू जो है आप ऐसे ही चलते-फिरते स्लाइड वाइज़ खत्म कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे प्रिंट किसका लेना चाहिए, तो प्रिंट मेरे हिसाब से सिर्फ प्री स्पेशल वाली का लिया जा सकता है। वो भी तब जब आपको नोट मेकिंग का ज़्यादा समय ना मिलता हो। प्रीलिम्स की जो प्री स्पेशल वाली पीडीएफ है, ये हर मंथ में 4 तारीख तक दे दी जाती है। जैसे मंथ खत्म हुआ 30 या 31 का जो महीना होता है, तो उसमें 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ता है। पहले मंथली करंट अफेयर का वीडियो दिया जाता है पेड ग्रुप में, और फिर 4 तारीख तक पीडीएफ ये हिंदी इंग्लिश अलग-अलग करके हम लोग आपको देते हैं, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। पीडीएफ में पासवर्ड भी लगा रहता है, पासवर्ड क्या है वो आपको ग्रुप में ही बता दिया जाता है। टॉप 400-500 ये पीपीटी फॉर्म में मिलता है, इसको चलते-फिरते आप स्क्रॉल करते हुए पढ़ सकते हैं। इसका प्रिंट लेना कोई ऐसा खास रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं अभी भी। ये हर मंथ में 9 तारीख तक आपको मिल जाती है। प्रीलिम्स 2025 के लिए सिर्फ मंथली करंट अफेयर आपको 4 तारीख वाली जो है प्री स्पेशल यही तैयार करनी होती है। लगातार इसी को फॉलो करना पड़ता है, लगातार रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप मंथली करंट अफेयर लगातार रिवाइज़ करते जाते हैं, जो हम ईयरली कंपाइलेशन देते हैं, उसका रिवीजन आपके लिए आसान हो जाता है। मंथली जो 400-500 करंट अफेयर की पीपीटी वाली स्लाइड मिलती है आपको, ये प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस आप करना चाहें तो करें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इससे डायरेक्टली यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्री स्पेशल वाली कम पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे प्रैक्टिस करने से आपकी लय अच्छी बन रही है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा महसूस किया कि प्री स्पेशल पढ़ने के बाद अगर वो 400-500 क्वेश्चन लगाते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए है। डेली का मंथली सिर्फ मेन स्पेशल है, वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम का नहीं रहता है। मंथली करंट अफेयर और जो हमारी प्री स्पेशल करंट अफेयर होती है, मतलब मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाली और जो डेली करंट अफेयर होती है, उसमें क्या अंतर होता है, कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उसको समझने के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी, प्रीवियस ग्रुप को हमने दिया था। उस वीडियो को मैं यहाँ पर भी जोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो प्री स्पेशल करंट अफेयर है, जो मंथ में 4 तारीख को मिलती है, और जो डेली करंट अफेयर वाली आती है, उसमें क्या बेसिक अंतर है, क्या यूटिलिटी दोनों की, और क्या सिग्निफिकेंस है, रिलेवेंस है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा इस हिस्से से। यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स ग्रुप में अगर आप आ गए हैं, तो ये समझिए कि डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। स्ट्रैटेजी में मैं कई बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार डाउट अलग अलग से आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो डेली करंट अफेयर होता है, वो 5-6 पेजेस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग स्टडी करते हैं, वैसे ही इसको मानिए, न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है ये। जितना भी जानकारी आपको चाहिए, क्या हो रहा है डेली बेसिस पर, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कोई नई स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, नई घटनाक्रम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस आ रहा है, आपके सिलेबस से जो चीज़ें जरूरी जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे बताई जाती हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ प्योरली जो है सिलेबस बेस्ड होती है, उसमें लिखा भी रहता है कि न्यूज़ जो है मेंस पेपर के GS1 के लिए ज़रूरी हो सकती है, GS2 के लिए, GS3 के लिए, कई बार GS4 वाली न्यूज़ भी हम लोग देते हैं समय समय पर। अब मेंस के लिए इसका रेलेवेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेंस के जीएस सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाता है। प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है, आपने देख ही लिया होगा स्ट्रैटेजी में, काफ़ी अलग तरीके का होता है, और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, पूरा पेपर ही अलग तरीके का है। प्रीलिम्स क्या है, जीएस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, जबकि मेंस सब्जेक्टिव पेपर, इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का 360 डिग्री एनालिसिस उसमें दिया रहता है। कोई न्यूज़ हुई, कोई कोर्ट केस आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप केवल रटे नहीं, रट के तो आप प्रीलिम्स वाला कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर रट करके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। क्या मेंस नहीं देना है? प्रीलिम्स हमारी मंजिल नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप नहीं स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी जो लोग करते हैं, जो सीरियस स्टडी करते हैं, वो मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेने वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंस के लिए रेलिवेंस जो आपका डेली करंट अफेयर उसका ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए लो सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल काम का नहीं है आपका डेली करंट अफेयर, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मेंस को टारगेट करके इसको दिया जाता है, तो ये मेंस में आपकी हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन डेली करंट अफेयर वाली लर्न करने की नीड नहीं होती है। कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको उसको पढ़ करके समझ लेना है, आगे के लिए कनेक्ट करना है सिलेबस से बस। और कैसे कनेक्ट करना है सब स्ट्रैटेजी में मैं बता चुके हैं आपको। फिर SCS का जो मंथली करंट अफेयर है, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, इससे मेंस में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीलिम्स का करंट अफेयर इंटायरली डिफरेंट होता है मेंस के करंट अफेयर से।
इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रखी जाती है। आपने देखा होगा जो वन लाइनर जो हम लोग देते हैं या सेक्शन वाइज देते हैं, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स वाला, बस उसी को दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स नज़दीक होता है तो हम डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो मंथली वाला ही तैयार करते हैं और यूपी वाला जो मंथ में एक बार दिया जाता है उसको तैयार करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है जहाँ जहाँ पर जरूरी है। जैसे कोई स्कीम आई है तो स्कीम कब कहाँ से लॉन्च की गई, किस व्यक्ति ने लॉन्च की, किसको टारगेट करेगी, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, इसके बेनिफिशियरीज को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें कवर कराते हैं और लेस नंबर ऑफ पेजेस में इसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, जबकि डेली करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कवर करें और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में। दोनों ही आपको अभी से कवर करना चाहिए, 2025 वालों को खासकर। डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में अंतर समझ में आ चुका होगा आपको। अब डाउट क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। डाउट क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण फीचर है और डाउट क्लियरेंस में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई डाउट स्टूडेंट ने पूछा है, उसको एलैबोरेट करते समय हमने जो उत्तर दिया है आपको, कई बार उसका वीडियो बनाया है या फिर उसका हमने ऑडियो नोट दिया, उससे कई बार यूपीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन तक आ जाते हैं, मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एक आधे, तो इसका फायदा तो मिलता ही है। साथ ही कोई भी आपका डाउट है, सिलेबस में डाउट है आपका प्रीलिम्स में, कोई फैक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं हिस्ट्री का, कोई कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का या साइंस का नहीं समझ पा रहे हैं, किसी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको कंफ्यूजन है, आपने कहीं और कोई दूसरा उत्तर देखा था, नॉन ऑथेंटिक सोर्स में ऑथेंटिक सोर्स आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट अगर यूपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस संबंधित है, वो डाउट आपका छोड़ा नहीं जाता है। और हमारी टीम का कमिटमेंट होता है और टारगेट भी होता है कि 6 घंटे से ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े। अगर आपने डाउट भेजा है, रात के समय को छोड़कर दिन में भेजा है, तो 6 घंटे के भीतर आपके सारे डाउट को रिस्पॉन्स करके जो है सॉल्व किया जाता है। और अगर आपका डाउट कई बार बहुत बचकाना इररिलेवेंट होता है तो वो भी हम बता देते हैं कि इस तरीके के डाउट जो है नहीं जो है एंटरटेन किया जाएगा। और ग्रुप में पूरा जो है डिकोरम मेंटेन किया जाता है, कोई भी जो है फालतू बातचीत ना करें या फिर अपनी पर्सनल समस्या या फिर कोई भी ऐसी समस्या ना डिस्कस करें जिसका यूपीपीएससी से कोई सरोकार ही ना हो। स्टडी प्लान, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को समझाने के लिए कई बार हम लाइव डिस्कशन भी करते हैं। लाइव डिस्कशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। लाइव डिस्कशन जब जिस दिन होता है उस दिन सुबह में आपको बता दिया जाता है। लाइव डिस्कशन में आप एडमिन से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, आप अपनी समस्या बता सकते हैं, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको स्टडी करने में दिक्कत आ रही है, बेसिक बुक में कोई दिक्कत आ रही है और आगे सिलेबस में कोई समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन संबंधी आपका डाउट होना चाहिए। स्टेट करंट अफेयर इस साल नहीं आया है, एक भी सवाल जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से नहीं आया है। काफी सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जो एग्जाम होगा 2025 में उसमें यूपी करंट नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी लेकर के नहीं चलिएगा। कुछ बाबा लोग बताने लगे होंगे कि नहीं आएगा यूपी करंट अफेयर, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। यूपीपीएससी का जो चेंजिंग पैटर्न यही है, चेंजिंग ट्रेंड इसी को कहते हैं कि कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। इस साल बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो सकता है अगले साल बजट से 4-5 सवाल आ जाएं। इकोनॉमिक सर्वे से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पुराना इकोनॉमिक सर्वे पूछा, ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे से 4-5 सवाल आ जाए नेक्स्ट ईयर। तो यूपी का मंथली करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है। यूपी का मंथली करंट अफेयर इस साल नहीं आया तो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट वैसे ही बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो 9 या 10 तारीख तक आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत लेट होता है तो 12 या 13 तारीख तक आपको मिल जाता है। ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हर मंथ की 15 तारीख तक आपके पास पिछले मंथ का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर होता ही होता है। इस साल जीएस का पेपर टफ था तो सीसैट का पेपर थोड़ा सा इजी को रख दिया गया था, तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को लाभ हुआ जिनका सीसैट नहीं निकल रहा था पिछले सालों से। लेकिन अगले साल सीसैट टफ भी हो सकता है, तो सीसैट की भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको लाइटली नहीं लेंगे। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर महीने आपको मैंडेटरी तौर पर कराई जाएगी और एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोग करा सकते हैं। सीसैट के मटेरियल का कमिटमेंट हमारा 6500 वाले ग्रुप में है और फुल पेड ग्रुप में है। जिस भी ग्रुप में सीसैट का कमिटमेंट है उसमें सीसैट का पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। हम आयोग और उनके सिलेबस को फॉलो करते हैं, ये बार बार हम बता चुके हैं। कई लोगों ने इसके लिए ट्रोल भी किया था कि आप ये सब चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, बेसिक सी बात है। कई सारे लोग नहीं करते हैं ऐसा, और जो कि गलत भी है, आपको मिसगाइड करने के बराबर है। जो लोग सिलेबस की अपेक्षा अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी कन्वीनियंस के अनुसार पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ऑफिशियल सिलेबस को ही आपको फॉलो करना है। जो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करता है वही पेपर के सबसे नज़दीक पहुंचता है प्रीलिम्स में और कट ऑफ के पास आप पहुंच पाते हैं। कट ऑफ का जो नंबर आपको चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार, वो आप तभी अचीव कर पाते हैं जब आप ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे। उसी हिसाब से आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, उसी हिसाब से प्रैक्टिस रिसोर्स रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, तब आप पहुंचेंगे। कैसे होगा ये? अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आ चुके हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो आधी समस्या यहाँ से हल हो चुकी है, क्योंकि जो भी हमको देना है वो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सिर्फ उन गवर्नमेंट सोर्सेस के हिसाब से होता है जो आयोग मानेगा। जैसे इस साल जो डिस्प्यूट हुआ है सोशलिस्ट पार्टी वाला जो क्वेश्चन है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, जनवरी में पहला स्टेटमेंट,
और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि नेहरू जी ने उसको ज्वाइन किया था ऑफिशियली। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि गांधी जी का सपोर्ट करते हुए सोशलिस्ट पार्टी को नेहरू जी ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, नेहरू जी ने गांधी जी का साथ दिया था, सोशलिस्ट पार्टी का साथ नहीं दिया था। सोशलिज्म में बिलीव करते थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्होंने जो है सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी सोशलिस्ट पार्टी, उसको ज्वाइन नहीं किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों इनकरेक्ट माना है। इसका सोर्स वगैरह हम देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, उससे आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि जो भी गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, उन्हीं से स्टडी फॉर सिविल सर्विस स्टडी मटेरियल अपना डेवलप करता है और इसी हिसाब से आपको लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए आयोग ने गलत क्वेश्चन भी मान लिया तो उसको हम लोग क्लेम करने के लिए कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अभी तक हमने जितने भी क्लेम डलवाए हैं सभी को आयोग ने एक्सेप्ट किया है पिछले वर्षों में। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मॉडिफाइड की बहुत दिन बाद आती है। 2024 वाला जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है, लेकिन मॉडिफाइड की पता नहीं कब आएगी। हो सकता है 2027 या 26 में आपको देखने को मिले। तब तक चीज़ें बहुत रेलिवेंट नहीं रह जाती हैं, लेकिन हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहे हैं। कई बार स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जो आंसर अपना SCS की में बताया था, वही फाइनली मॉडिफाइड की में माना गया इतने डिस्प्यूट के बाद भी। तो सारी चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से हम लोग रखते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। जो लोग ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टेलीग्राम कैसे ऑपरेट कर रहा है, टेलीग्राम उनका खुल नहीं रहा है, लॉग आउट हो गया है, थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, सोशल ऐप है, वैसे ही टेलीग्राम जो है रशिया कंट्रीज से कनेक्टेड एक ऐप है। इसके जो बहुत बेसिक से फीचर्स हैं उनको समझ लीजिएगा। लॉग इन लॉग आउट करना, अपनी चैट को एक्सेस करना, चैट को हाइड करना, चैट को आर्काइव मत कर दीजिएगा। आर्काइव अगर हो भी गई गलती से तो उसको नॉन आर्काइव करने का मेथड जो है गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले में, तो ये सब छोटी-छोटी समस्याओं का हल वैसे हमारी टीम कर ही देती है। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप टेलीग्राम ऑपरेट करना सीख लें, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आपको इसको ऑपरेट करना है। ठीक है, मल्टीपल लॉगिन अवॉइड करिएगा, इससे कई बार जो है दिक्कत महसूस होती है। आप मल्टीपल लॉगिन वैसे कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिवाइसेस में, लेकिन अपना लॉगिन जो है दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है। जो नंबर आप पेमेंट करते समय रजिस्टर कराएंगे, पूरी कोर्स ड्यूरेशन के दौरान यही रखना होगा। ये आपको हमने टर्म्स एंड कंडीशन में बताया होगा। एक ही नंबर जो है मान्य होगा, नंबर जो है अपडेट नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जो भी आप नंबर रजिस्टर कराते हैं उसी नंबर से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर खो गया तो उसको आप रिट्राइव कराइए, उसको MNP कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन एक ही नंबर से जो है टेलीग्राम आप ऑपरेट कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर लिखा है R&D हम करेंगे, ज्ञान सर खुद लिखा है, तो उनका आशय स्पष्ट है कि शोध और अनुसंधान किसी भी विषय का, किसी भी उस विषय वस्तु का जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती है, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम करेगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम पर ही आपको निर्भर रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। अगर अदर कहीं से तो आपका स्वविवेक है, लेकिन R&D हम करेंगे। आपको सिर्फ जो है पढ़ना है, जो भी चीज़ें दी जाएगी उसको स्टडी करना है। जैसे बताया जाएगा वैसे ही स्टडी कर रहे हो, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए बताया जाएगा वैसे ही प्रैक्टिस करना है, तभी जो है आप कट ऑफ क्लियर करने लायक बन पाएंगे। हमारे सारे ग्रुप टारगेट बेस्ड होते हैं। जो भी ग्रुप में आया होगा 2025 वाले में फाउंडेशन बैच में, हमारा टारगेट सिर्फ उसका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कराने का है। और जो अगर आप मेंस में आए हैं तो मेंस के लिए स्टडी मटेरियल देने का है। अगर आप आंसर राइटिंग वाले में आए तो हमारी आंसर राइटिंग टीम आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए गाइड करेगी। तो सारे ग्रुप जो है स्पेसिफिक पर्पस के साथ ओपन होते हैं और उसी उद्देश्य के तहत उनकी टीमें अलग अलग जो डिप्यूट की जाती हैं वो काम करती रहती हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। भले ही हम थर्ड पार्टी ऐप पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच से कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तैयारी नहीं कराता है। मंथली करंट अफेयर टाइमली आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर टाइमली मिलेगा, सारे अपडेट्स टाइमली मिलेंगे। जो सिलेक्शन मटेरियल है वो थर्ड स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा आपको, तब आपको उसको स्टडी करने लगना है। वीडियो क्लासेस कब आगे मिलेंगे वो बता दी जाएगा। क्विज ग्रुप शुरू हो चुका है, उसको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। इस बीच आपका कोई डाउट है आप डाउट क्लियरेंस में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अन्य सजेशन नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर कोई कहने लगे कि सर ये करा दीजिए, सर वो करा दीजिए, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन उसको मानना या ना मानना हमारी जो टीम है, उसका जो कंटेंट डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है। अब गूगल से कई सारे लोगों को समस्या होती है। कई सारे लोग जो है हिस्ट्री के फैक्ट्स को, ज्योग्राफी के फैक्ट्स को कई बार गूगल से वेरीफाई करने की नाकाम कोशिश करते हैं और कई बार कहते हैं कि सर गूगल पर ऐसा आ रहा है, क्या ये सही है क्या फिर गलत है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि कृपया इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। गूगल कर रहे हैं तो आपको पता हो, गूगल के सोर्सेस आपको पता हो, गूगल से सोर्सेस निकालना पता हो, गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, नॉन ऑथेंटिक सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, या तो आपको पता हो तब आप गूगल खेलिए। अदरवाइज जो है जो भी टीम ने दे दिया है उसको आप पढ़िए। कोई भी ह्यूमन एरर होती है तो हमारी टीम ऑटोमेटिकली उसको सही करा देती है, बहुत ही स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में। डाउट क्लियरेंस जो है ये डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में होगा। अगर किसी भी सूरत में आपका ऐसा कोई डाउट है जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है,
फर्दर कोई समस्या महसूस कर रहे हैं तो आप जो है इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में लिख करके बात कर सकते हैं। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं। हो सकता है कि आंसर आपसे आपको पेमेंट प्रूफ पूछे। पेमेंट प्रूफ देने के बाद जो है आप उसमें सर से बातचीत कर सकते हैं अगर कोई ऐसी एक्सटेंडेड समस्या है। अदरवाइज डाउट क्लियरेंस वाली टीम जो है इतनी जो कह सकते हैं सक्षम है कि आपके सारे डाउट अगर वो सिलेबस से कनेक्टेड है तो हमारी टीम सॉल्व करने में सक्षम होती है। मेंस का ग्रुप अलग चल रहा है। मेंस के डाउट प्रीलिम्स वाले में नहीं पूछिए, प्रीलिम्स वाले डाउट मेंस वाले में नहीं पूछिए। और मेंस का ग्रुप हमारा शुरू हो चुका है। आप उसमें जो है ज्वाइन करके पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने आंसर राइटिंग भी ज्वाइन की 2024 के लिए, 2025 के लिए भी चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है। ये चीज़ मैं पहले ही आपको जब हमने मॉडल समझाया था अपना, हमने आपको बताया था। सेल्फ स्टडी एक बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीसीएस एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस और ओवरऑल पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। और हमारा जो ग्रुप होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, वो सेल्फ स्टडी को लिंक करके उसी से कनेक्ट करके बनाया जाता है। पेड ग्रुप बेसिकली क्या है, हमारा और स्टूडेंट का यानी कैंडिडेट का एक अनुबंध ही तो है, जिसपे हम अनुबंध करते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल और सारे रिसोर्सेज देंगे। आप उससे तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपना सेल्फ स्टडी करेंगे। उसको करते हुए हम दोनों लोग एक कॉमन टारगेट को अचीव करेंगे, जो कि है आपका सिलेक्शन। प्रीलिम्स के पहले आपको 6-7 हज़ार क्वेश्चन लगाने ही लगाने होंगे, मिनिमम नंबर है। आपको 8-10 हज़ार वैसे क्वेश्चन लगा के ही जाना चाहिए। और वो पीवाईक्यू नहीं होना चाहिए, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं होना चाहिए। पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन लगाइए निश्चित तौर पर, लेकिन आपके पास फ्रेश क्वेश्चन होने चाहिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम आपको पेड ग्रुप में देगी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और जो टेस्ट सीरीज के हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी बोनस है। आपको 10,000 करीब क्वेश्चन लगा के जाने पड़ेंगे, जिस हिसाब से ट्रेंड और पैटर्न है। जो इस बात को डिनाई करना चाहता है वो डिनाई करता रहे, लेकिन जो भी सामान्य विवेक का व्यक्ति अगर पेपर देखेगा 36 पेज का पेपर जिसमें 150 एमसीक्यू पूछे गए हो, वो निश्चित तौर पर समझेगा कि प्रैक्टिस का कितना महत्व बढ़ चुका है। कई बार हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत जेन्युइन एफर्ट्स को भी क्वेश्चन किया गया है और उनमें से एक है कि क्या 9-10 हज़ार सवाल लगाना जरूरी है 150 क्वेश्चंस वाले स्टेट पीसीएस के पेपर को करने के लिए यूपीपीएससी में। तो मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, चाहे आप पेपर ले लीजिए 2024 वाला या फिर इससे पहले जो कैंसल्ड पेपर है आरओ वाला, इन दोनों को आप लोग देख लीजिए बिना 9-10 हज़ार सवाल लगाए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है इस वजह से 9-10 हज़ार। कोई हमको नंबर नहीं अचीव करना है, यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है। जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, हमको कट ऑफ निकालने की डिमांड को पूरा करने के लिए 9-10 हज़ार क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा सिलेबस है। छोटा सिलेबस होता तो 2-3 हज़ार क्वेश्चन से भी काम हो जाता। अब जैसे यूपीएक्स मिशन से ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था, इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं और उन लोगों ने जो है गलत किया है इसको। ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न को डी लगाया था और काफी सारे लोग हताश भी हुए थे इसको ध्यान से पढ़ने के बाद। आपको आते हुए प्रश्न गलत होते हुए देखने को मिलेंगे, कई सारे, एक नहीं कई सारे प्रश्न आपको लगेगा एग्जाम हॉल में बाहर आने पर कि ये तो मैंने गलत कर दिया जबकि मैं इसको सही कर सकता था। ऐसे में आप बेवकूफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रैक्टिस कम करी है। जब आप प्रैक्टिस कम करते हैं, ऐसी चीजों में मिस करते हैं, आयोग बनाता ही ऐसा पेपर है कि प्रैक्टिस ना करने वाले लोग जो है छट जाएं, उनके क्वेश्चन गलत हों। आप डायरेक्टली जो है संवाद कर रहे होते हैं एक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते समय एग्जाम बोर्ड से, ठीक है। वो एक्चुअली होता नहीं है, मतलब आयोग का बोर्ड आपके सामने नहीं है, उनका बनाया हुआ क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। वो आपका पूरा टेस्ट वहां पे कर लेते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ल्यूपेक्स मिशन चर्चा में था, सबने पढ़ाया भी इसको, सब बढ़िया रहा इसमें। भारत जापान के बीच ये संयुक्त चंद्र मिशन था, ये सबने पढ़ाया। लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स ने पहली बात तो ये फैक्ट मिस किया कि लैंडर कौन डेवलप कर रहा है, रोवर कौन डेवलप कर रहा है। हमने इसको पूरा पढ़ाया था, लेकिन कई हमारे छात्र भी इसको गलत करके आए जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप जो है पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने का मन नहीं बनाते हैं, आप इसकी तैयारी में ही नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने इसको देखा कि अच्छा हाँ जैक्सा शामिल है, लैंडर है, रोवर है, इसरो है, जैक्सा है, तो इसको सही कर दिया, जबकि गलत है। इसमें ध्यान से पढ़िए, लैंडर विकसित करने के लिए जैक्सा जिम्मेदार है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लैंडर तो इसरो को बनाना है, रोवर डेवलप करना है जैक्सा को, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को जो है बनाना है, ठीक है। रोवर, ठीक है। लैंडर किसको डेवलप करना है, इसरो को डेवलप करना है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। आंसर यहाँ पर सी होगा। ये जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है उनका नहीं गलत हुआ था, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उनका ये सवाल गलत हुआ। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने कई सारे क्विज क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं कि हमने जो है 4 सवाल पूछे आपसे पेड क्विज ग्रुप में, उन 4 को मिलाकर के एक प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आ गया। ऐसा ही एक प्रश्न ये था। इसमें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इनको हमने प्रैक्टिस कराया कई बार। अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लिया, तो जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी आप यहाँ पे फंस जाते। आपको इंडिविजुअली पूछा जाता तो हो सकता है आप ऑप्शन सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो प्रैक्टिस का बहुत महत्व बढ़ जाता है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसको निश्चित तौर पर क्रोनोलॉजी में नहीं लगा पाते। अन्य भी क्रोनोलॉजी के सवाल आए थे, वो ऐसे ही थे कि आपको प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिसमें मेरा मानना है कि बिना अभ्यास के आप नहीं कर सकते थे, कितनी पढ़ाई आपने की हो, कितना भी डेप्थ में उस टॉपिक को पढ़ा हो, जब तक आपने वैसे प्रश्नों का अभ्यास ना किया हो तब तक आप नहीं कर सकते थे। उनमें से एक प्रश्न ये आया था,
2024 वाले प्रीलिम्स में सतत विकास की अवधारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ये कथन जो है सही है। सेकंड यहाँ पे कहा गया है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं या फिर लिमिट टू ग्रोथ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो आपको बताओ कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा सतत विकास को जब बताया गया था तो किस रिपोर्ट में बताया गया था। वो रिपोर्ट का नाम आर कॉमन फ्यूचर था, आर कॉमन फ्यूचर था। या तो ये फैक्ट आपको पता होता तब आप इसको एलिब्रेट कर लेते, या तो आपको ये पता होता कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है ये जो है ब्रेटलैंड रिपोर्ट नहीं थी, ये एक्चुअली अलग रिपोर्ट थी, 1972 में आई थी और ये क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी, क्लब ऑफ रोम। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको अगर दोनों में से कोई एक तथ्य आपको पता होता। और इन सभी तथ्यों की प्रैक्टिस हमारी पेड क्विज में कराई गई थी, हमारी टेस्ट सीरीज में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही माल्थूसियन थ्योरी वाला, जिसने अच्छे से समझा होगा, माल्थूसियन थ्योरी पर हमने बकायदा एक वीडियो दिया था पेड क्विज ग्रुप में, जिससे क्वेश्चन आया। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ का कंसेप्ट बताते हुए मैंने एक वीडियो दिया था क्विज ग्रुप में, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आया। मैंने पूरा उसमें मैप से समझाया था कि ग्लोबल नॉर्थ कौन सा है, ग्लोबल साउथ कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ग्लोबल नॉर्थ मानेंगे या फिर ग्लोबल साउथ मानेंगे, सब उसमें बताया आपको। कुछ सवालों में एलिमिनेशन मेथड वर्क कर जाता है, लेकिन एलिमिनेशन करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इब नदी घाटी जो है ये कहाँ पड़ेगी? इब नदी महानदी की सहायक नदी है, तो जाहिर सी बात है ओडिशा में पड़ेगी। अगर इतना भी यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होता तो आप इसमें एलिमिनेट कर ले जाते। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए होते अगर आपको पता होता कि इब नदी घाटी जो है ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। हमारे स्टडी मटेरियल में भी ऐसा नहीं है कि सारे तथ्य नहीं मिलेंगे, लेकिन वही मैंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, चाहे आपने कितनी बार उसको सही पढ़ा हो, गलत करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि आयोग आप देख रहे हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर, इन ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर रहा है। पहले क्या होता था कि पहले ये होता था कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, वो ए में दिया रहता था, लेकिन इसको कहीं पर बी में दे दे रहे हैं, कहीं पर डी में दे दे रहे हैं, कहीं पर सी में दे दे रहे हैं, तो इससे आप कंफ्यूज होते ही हैं। तो आयोग आपसे एक कदम आगे रहना चाहता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन के दौरान स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़ करके आयोग से एक कदम आगे रहना है, तभी जो है आप जो है एक्सेल कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं अपना कट ऑफ निकालना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज का यहाँ पर प्लान बनाया है। ये प्लान आपके ग्रुप का है, आपके पर्टिकुलर ग्रुप में टेस्ट कब से शुरू हो रहे हैं? सेक्सुअल टेस्ट के रूप में 1 फरवरी 2025 से हम इसको शुरू कर देंगे और सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर लगाना आपके लिए जरूरी है। कुछ लोग जैसे कुछ छोटे छोटे डाउट्स पूछते हैं, मैं उसको अभी क्लियर कर देता हूँ। डाउट नंबर 1 है कि क्या जिस दिन टेस्ट आएगा उसी दिन लगाना मैंडेटरी है, बाद में वो टेस्ट हट जाएगा? तो ऐसा नहीं है, टेस्ट जो है लगातार बना रहेगा। आपके पेड ग्रुप में जब तक ग्रुप रन होगा, ये टेस्ट जिस जिस डेट पर आगे जाएंगे कभी ये डिलीट नहीं होंगे। इनकी पीडीएफ यहाँ पर मौजूद रहेगी, जब भी आपको लगे कि अब आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एग्जाम के 10 दिन बचे हैं तब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तब उसका फायदा नहीं मिलता है। आप कोशिश करिए कि टेस्ट रेगुलर बेसिस पर आप लगाते रहें। डाउट नंबर 2 है कि क्या आपको जो है ये सारी चीजें पढ़ लेना चाहिए, जो ये सिलेबस लिखा हुआ है उसके बाद टेस्ट देना चाहिए? तो हाँ, जब आप सिलेबस तैयार कर लेंगे, जैसे बेसिक बुक का टेस्ट है, जब आप बेसिक बुक पढ़ चुके होंगे और फिर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छी एनालिसिस और इवैल्यूएशन आपका हो पाता है कि कितना ध्यान से आपने पढ़ा था। ठीक, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज जो है ये पूरे सिलेबस पर आधारित होती है। 2 अप्रैल से हम यहाँ पर शुरू करेंगे, थोड़ा सा बाद में इसको रखा गया है जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर हम शामिल कर सकें। अभी बीच में कैलेंडर आ सकता है, एग्जाम कैलेंडर आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि कब आपका एग्जाम है, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज में जरूरी परिवर्तन भी किया जा सकता है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अगर हमें लगेगा कि आगे बढ़ाने की जरूरत है इनकी डेट्स, तो हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। अगर हमें लगेगा प्रीपोन करने की जरूरत है तो उसे प्रीपोन करेंगे। जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा वो छात्र हित में ही लिया जाएगा। जिस भी तारीख को टेस्ट होता है, रात 8 बजे आप पीडीएफ आपके पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आ जाएगी, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप प्रिंट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है उसको खोल करके ओएमआर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो ओएमआर होती है जो आपको यूज करनी है, उसका सैंपल जो है फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद है, हम इस वाले ग्रुप में भी डाल देंगे क्विज वाले में, तो आप उसमें देख लीजिएगा। कई बार आपके पेड क्विज ग्रुप में अपडेट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत रेयरली ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई या फिर आंसर की में जो है टाइपिंग एरर हो गई, ए की जगह सी आ गया, डी की जगह ए आ गया, तो उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं और एग्जाम से पहले ऐसे सारे एरर करेक्शन आपको मिल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा अपडेट हो गया, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज हो गई जिसने पूरी एनसीईआरटी को ही बदल कर रख दिया, कोई डेफिनेशन ही चेंज करने का मौका आ गया, तो वो सारी चीजें हम अपडेट करते हैं, बाकायदा वीडियो बना करके आपको हम देते हैं पेड क्विज ग्रुप में। आपने कुछ वीडियोस देखे भी होंगे, जैसे लैंग्वेज पॉइंट का वीडियो जो हमने दिया था, काफी जरूरी मैं उसको मान रहा था लेकिन नहीं पूछा गया है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछेंगे। तो ऐसे सारे वीडियोस जो है देखते जाइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। अब मुझे बार बार तो ये बताने की जरूरत है नहीं, 2024 में भी साबित हो चुका है। कई सारे लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज को यह कह करके इग्नोर किया था कि ये काफी बड़ी टेस्ट सीरीज है, मतलब काफी इन्फॉर्मेशन डेंस है और इस लेवल की टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। कई सारे एक्सपर्ट लोगों ने कहा था, लेकिन सारी एक्सपर्ट गिरी तब की तब धरी रहेगी जब आपके सामने पेपर खुला और
जो है 36 पेज का पेपर आपके सामने था। इतना बड़ा पेपर आयोग ने कभी नहीं पूछा। तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड के लिए पहले से ही तैयार करना अच्छा होता है। ये नहीं कि आप जो है अनुभव लेकर के फिर 1 साल तैयार करें। ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम जो है 2019 से ही इसी पैटर्न पर टेस्ट सीरीज करा रही है। हालांकि आयोग ने थोड़ा सा लेट कर दिया इस पैटर्न और ट्रेंड तक पहुंचने में, लेकिन अब यही सत्य है कि आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ पीवाईक्यू वाली टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं हो पाएगा। अब करंट अफेयर वगैरह की बात हो गई। अब बात कर ले रहे हैं स्टैटिक में कैसे शुरुआत करें, क्योंकि अभी हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल है वो तो आपको दिया नहीं गया है, वो तो थर्ड स्टेज में दिया जाएगा। तब तक आप क्या करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में कुछ बेसिक बुक्स हैं और ये हमेशा ही रेलिवेंट रहेंगी। भले ही इनसे बहुत ही कम क्वेश्चन आने लग रहे हैं, लेकिन ये रेलिवेंट रहेगी आपकी शुरुआत के लिए। कई सारे लोग जो बेसिक से शुरू करते हैं वो इधर उधर की चीजें पढ़ करके मिसगाइड हो जाते हैं, उनके फैक्ट क्लियर ही नहीं हो पाते अंत तक। तो वो बेसिक बुक जरूर पढ़िए, आपकी क्रोनोलॉजी एक बार स्पष्ट होगी। उसके बाद जितने भी फैक्ट जो जरूरी होंगे एग्जाम के लिए वो हम आपके स्टडी मटेरियल में तो शामिल करेंगे ही। आगे क्या पढ़ना है हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए जो है बेसिक बुक की रीडिंग करनी है। बेसिक बुक आपको जो पढ़नी है वो दी गई है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपके पेड ग्रुप में ही। बेसिकली आर एस शर्मा वाली किताब है, सतीश चंद्रा वाली किताब है, स्पेक्ट्रम वाली बुक है। स्पेक्ट्रम की जगह हम लोग बिपिन चंद्रा देते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम थोड़ी ज्यादा बड़ी है और उसमें जो तथ्य हैं वो हम ऑलरेडी शामिल कर लेते हैं सिलेक्शन मटेरियल में। तो जो एनसीईआरटी की बेसिक किताब है बस वही उसी की एक रीडिंग रिकमेंडेड है इसमें। बुक को समझने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब में पापा वीडियो देख सकते हैं। एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का अलग अलग बना हुआ है। उसकी पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जो ऑडियो बताया जा रहा है उसको सुनिए और बेसिक बुक से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। ये आगे तक आपको राहत देगा और जो आप मेंस का स्टडी मटेरियल वगैरह भी पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम सब नया नया है। बेसिक बुक से डायरेक्टली सवाल नहीं आ रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका रिलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको शुरुआत बेसिक बुक से ही करना चाहिए। बेसिक बुक जो जो पढ़नी है वो ग्रुप में दे दी गई है और सिर्फ उसी पर रिलाई करना है। पॉलिटिकली सिर्फ एक बुक है लक्ष्मीकांत वाली, उससे आप पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए आप जो है स्टडी फॉर सर्विसेज की प्लेलिस्ट की सहायता ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, जितने भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट स्टेज में हो पाए 35 से 55 दिवस के बीच वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो स्टडी मटेरियल मिलेगा लिस्टिंग और कंपाइलेशन पीडीएफ उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का महत्व अभी भी है, कई सारे क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली नहीं भी आते हैं तब भी आपको बेसिक कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही मजबूत करने होते हैं ज्योग्राफी के, जिससे आगे जो फैक्ट होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने बेसिक पढ़ा हो। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th की बुक्स हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी का यूट्यूब वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसकी सहायता ली जा सकती है इसमें। इसके वीडियो देखते हुए आप बुक पढ़ सकते हैं। बुक के सारे फैक्ट रेलिवेंट नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा, डेफिनेशंस पर फोकस करिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको आगे के स्टडी मटेरियल में मिलेगा और जो भी होता है करंट अफेयर में तो मिल ही जाता है। कोई ज्योग्राफिकल करंट अफेयर है, कोई नदी चर्चा में है, कोई नदी सूख रही है, कोई ग्लेशियर सूख रहा है या फिर कोई लैंडस्लाइड आ रही है या फिर भूकंप आ रहा है, उसके बारे में तो करंट अफेयर में बताते ही रहते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वाला पार्ट देखना है। लेटेस्ट रिपोर्ट वगैरह हम सब करंट अफेयर में अपडेट करते ही है, ठीक। तो जो बेसिक बुक पढ़नी है वो आपको ग्रुप में दे दी गई है। ये बीपीएससीएल ऐसे करके कोड दिया हुआ है। बेसिक बुक का मतलब हो गया बी, ठीक है, पापा वीडियो मतलब पी, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी हो गई, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग। सीएल जो है ये सबसे लास्ट में मिलेगा, थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक आप बीपीएस जितना हो सकता है मजबूत करते हुए चल सकते हैं और फिर सेकंड स्टेज में इतना कंप्लीट करने के बाद मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत की किताब और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट इसको कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उनको देख लीजिएगा। तब तक साइंस के लिए बेसिक साइंस का पापा वीडियो हमने बनाया है, इसकी पीडीएफ हमने दे दी है ग्रुप में। जिन लोगों को वीडियो से देखना पसंद है वो डेली जो 1 घंटा कंप्लीट करेंगे तब भी कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट स्टेज में। और अगर पीडीएफ से आपको पढ़ना सुकर लग रहा है तो पीडीएफ से आप पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने टॉप 600 दे दिए प्रैक्टिस के लिए। ये समरी पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन से, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी साइंस की बन जाएगी। बाकी आगे जो फैक्चुअल जानकारी है वो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग जो अब 6th एडिशन आएगी उसमें आपको मिलेगा। इन्वायरमेंट के बेसिक कंसेप्ट के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी और टॉप 400 क्वेश्चंस फिलहाल के लिए दिए गए हैं। लेटेस्ट कुछ अपडेट्स आते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे 57 टाइगर रिजर्व इंडिया का आ चुका है दिसंबर में, 58 भी जल्द आने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आगे अपडेट होकर के मिलेंगी करंट अफेयर में। लेकिन बेसिक अवधारणाएं जो इन्वायरमेंट की है, निश, हैबिटेट वगैरह, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, पोल्यूशन वगैरह, स्पीशी और बाकी सारी चीज़ें ये आपको समरी में कवर हो जाएंगी। इससे आप पढ़ करके रखिए। इसके जो अपडेट्स हैं और जो स्टैटिक वाली जानकारी है, जो लिस्टिंग वाली जानकारी है वो आगे मिल जाएगी।
अर्थव्यवस्था में कक्षा 9 से लेकर 12 तक वैसे जरूरी है, सिर्फ माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है। इसकी समरी हमने दे दी है, तो डायरेक्टली किताब अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये 9th से लेकर 12th की हमने जो इकोनॉमी की समरी दे दी है उसी से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। टॉप 200 इकोनॉमी के क्वेश्चंस की पीडीएफ फिलहाल दे दी गई, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब आता है। अब तुरंत आप लोग लिखेंगे इस साल तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगले साल भी नहीं आएगा। अगले साल हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं निश्चित तौर पर। एक साल छोड़ करके एक साल आता रहा है ये। तो जो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, यूनियन बजट, ये सब मिलेगा 2025 वाला। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वो सारे नोट्स ग्रुप में साझा किए जाएंगे। तब तक आपको जो ये इकोनॉमी की समरी दी है इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। इसमें कोई आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में डाल सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सारे प्रूफ वगैरह हमने दिए, ये सफिशिएंट है इस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही आपको पढ़ना होगा और उसी से लाभ मिलेगा एग्जाम में। मिसलेनियस से क्वेश्चन इस साल नहीं आए, लेकिन आगे आ सकते हैं। मिसलेनियस की अपडेट जो अभी तक है वो हमने ग्रुप में दे दिया है, उससे डेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स निश्चित तौर पर बदलेंगी, जैसे फॉरेस्ट वाली हो गई, फॉरेस्ट वाला अभी चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वाला हो गया, उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला हो गया, रेमिटेंस वाला, ये सब थोड़ी थोड़ी आगे रिपोर्ट्स बदल सकती है, पॉवर्टी वगैरह वाली। इसको छोड़ करके बाकी जैसे सेंसस है, अर्बनाइजेशन है, जिसके चेंज होने के अभी तक कोई चांस नहीं है, इसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल इस साल के प्रीलिम्स में नहीं आया, लेकिन मेंस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 2 पेपर आपको यूपी स्पेशल के देने हैं, तो यूपी स्पेशल पढ़ना मैंडेटरी है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए भले ही काम का नहीं रहा, लेकिन मेंस के लिए निश्चित तौर पर काम का है। यूपी स्टैटिक जीके के नोट्स आपको पढ़ रहे हैं जो दिए गए हैं। यूपी जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, इससे प्रीलिम्स वाली तैयारी पूरी हो जाएगी। बाकी मेंस के नोट्स अलग हैं, डिटेल्ड वाले, जिसमें यूपी 5 और 6 पेपर जो जीएस वाला है उसके कवर किए गए होंगे। इन सब पीडीएफ्स को आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में तैयार कर लेना है। ये प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह अभी छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद, जब पेपर नजदीक होगा। मतलब सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इसको पढ़ेंगे प्रायोरिटी वगैरह, अभी इस पर बात नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज का वगैरह बता चुके हैं शेड्यूल। ओवरऑल मोटे तौर पर ये है हमारी 3 स्टेज की या 3 फेज की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पहला फेज जो है ये आपके एडमिशन लेने से 35 से 55 दिवस तक चलना चाहिए, आपकी समझ पे आधारित है, आपकी पूर्व तैयारी पर भी आधारित है। कुछ लोग इस फर्स्ट स्टेज को 35 दिवस में ही पार कर ले जाएंगे, कुछ को 45, कुछ को 55 दिवस या 60 दिवस भी लग सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 60 दिवस भी ले रहे हैं तब भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्लो लर्नर है। बाद में सेकंड स्टेज पर आएंगे, इंटरमीडिएट स्टेज होगा ये। इसमें आपको क्या करना है, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होगी। तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज यानी शुरुआत का स्टेज है, तो सारी चीजें शुरुआत लेवल पर होंगी। बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रहे हैं, सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक अवधारणाएं बनाइए कि हर चैप्टर में आपसे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, कैसे क्रोनोलॉजी बना रहा है, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी बना रहा है, धर्मों की क्रोनोलॉजी बना रहा है, और जिन जिन शासकों के बारे में जो बेसिक बातें बताई जा रही हैं वो किस वंश से हैं और किस फेज में आते हैं, और एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन से, नई प्रथाएं शुरू करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, नए वंश की स्थापना करने वाले रूलर्स कौन कौन से हैं, किसने किसको हराया, ये सब बेसिक बातें पढ़ना है। सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्योग्राफी में बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस, लैंड की डेफिनेशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस एनवायरनमेंट में, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिक कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन की थ्योरीज वगैरह हो गई, ये सब समझते हुए चलना है। लेटेस्ट रिपोर्ट जैसे पॉवर्टी वगैरह की है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सारी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएगा आगे। लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे पॉवर्टी है क्या, एक्चुअली कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किसी सिटी को आप अर्बन कैसे मानेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट पॉपुलेशन का कैसे कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक बेसिक बातें ये आपको पढ़ते हुए चलना है। पीवाईक्यू देखने की शुरुआत की जा सकती है बिल्कुल, लेकिन अभी एकदम से डे 1 से नहीं करिएगा, नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है शुरुआत पीवाईक्यू से करते हैं, महीने तक पीवाईक्यू में ही अटके चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पीवाईक्यू आप एडमिशन लेने के 10 से 15 दिवस बाद देखना शुरू कर सकते हैं, और शुरुआत में सेक्शन वाइज जो है देखने की कोशिश करिएगा, ईयर वाइज नहीं देखिएगा। मतलब एक एक पेपर देखने की अपेक्षा एक एक सेक्शन उठा करके देखिएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की पीवाईक्यू देखिए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू देखिए, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की पीवाईक्यू देखना शुरू कर सकते हैं। अपना रीडिंग स्किल सेट आपको मजबूत करना है, उसको अपग्रेड करना है। समस्या हो तुरंत डाउट क्लियरेंस में पूछिए। आपको एक एक चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करना है। शुरुआत में देर हो सकती है, लेकिन इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग स्किल और बाकी
चीज़ों से संबंधित इस बार ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज भी देना हम लोग शुरू करेंगे। ये हमारा नया इनिशिएटिव है। बेसिक बुक वाले फ़ेज़ में कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन करना है, कैसे नोट्स लिए जा सकते हैं, इसके वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके पेड ग्रुप में। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट लेवल की आपको तैयारी करनी है, मध्य लेवल की। इसका मतलब ये है कि जितना हमने प्री वाला बताया, फर्स्ट स्टेज वाला, ये आपका कंप्लीट हो चुका हो। प्री वाला ये कंप्लीट करने के बाद आप उस स्टेज में आ चुके होंगे जिसमें फिर मेंस का स्टडी मटेरियल आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। GS1 से लेकर GS6 तक का जो भी स्टडी मटेरियल मेंस के काम का है, मेंस ग्रुप में एडमिशन लेकर के आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे की भी आधारभूत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। GS5-6 का जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी बड़ा है, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जिससे एक बार प्रीलिम्स ओवर होने के बाद आपके पास सफिशिएंट चांस रहे मेंस लिखने का और मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का भी। बेसिक बुक कंप्लीट होने के बाद जो आपके सेक्शनल टेस्ट शुरू हो जाएंगे और लगातार पेड क्विज आप लगाना शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर जो आपको मंथली मिलने लगेगा, मंथली वाला तैयार करते हुए चलिएगा। सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन जो है, सबसे लंबा जो टाइम गैप है वो इसी में मिलेगा, शुरू के 35 से 55 दिवस के बाद और एग्जाम से करीब जो है 80 से 90 दिवस के पहले का जो फेज है, यानी अभी एडमिशन लेने से 50-55 दिवस के बाद का जो फेज है, एग्जाम से जस्ट 3 महीने पहले का, उसमें इंटरमीडिएट स्टेज है। तो ये काफी लंबा आपका फेज चलेगा, 4-5 महीने का। तो 4-5 महीने का गैप इतना सफिशिएंट है कि मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा जा सकता है थॉरली और पूरी अवधारणाएं मजबूत की जा सकती है, हिंदी और एसे तक की। ठीक है, हिंदी, एसे और GS1 से लेकर 6 तक का पूरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ सकते हैं हमारे मेंस वाले ग्रुप में एडमिशन लेकर के। और जिन लोगों को लगता है कि वो पढ़ चुके हैं तब भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप आंसर राइटिंग का भी कोर्स ले सकते हैं 1-2 महीने का, तो आंसर राइटिंग भी अपनी मजबूत कर सकते हैं। थर्ड और फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है आपका एंड गेम, प्रीलिम्स का एंड गेम, यानी प्रीलिम्स से जस्ट 70 से 90 दिवस का समय। प्रीलिम्स की एग्जाम डेट आ चुकी होगी, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद हमें पता चल चुकी होगी, उसके बाद आपको टोटल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिल चुका होगा आपको, जिसको हम लोग सिलेक्शन मटेरियल मानेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल आपको अपडेटेड मिल जाएगा 2025 के लिहाज से। पेड क्विज लगातार चल रही होगी, पेड क्विज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए होंगे। कंसेप्चुअल टफ क्वेश्चंस तब तक हम पूछ रहे होंगे आपसे। टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ वाली मिलनी शुरू हो जाएगी। अदर कोई अपडेट्स जो आगे मिलते रहेंगे आपको, वो हम इसमें साझा करेंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कंक्लूड होगी। अभी आपको ये ओवरव्यू बताया है, इसमें जो भी एडिशंस होंगे या बारीक जानकारियां जो है आगे मिलती रहेंगी। जैसे जब सेकंड स्टेज आपका शुरू हो जाना चाहिए तब आपको वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा। फाइनल स्टेज जब शुरू होने जा रहा होगा तब आपको स्ट्रैटेजी और वॉइस मैसेज वगैरह मिलेगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे 2025 वर्ष में, तो उनके लिए काफ़ी जानना जरूरी होता है कि कैसा कट ऑफ जाता रहा है पास्ट के पेपर्स में, पास्ट के ईयर्स में जो एग्जाम हुए हैं प्रीलिम्स के। GS पेपर 1 में कैसा कट ऑफ गया था यहाँ पे, जिसमें 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो आउट ऑफ 200 आपको कितने नंबर और आउट ऑफ 150 आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए थे अपना कट ऑफ क्लियर करने के लिए GS पेपर 1 में और मेंस लिखने के लिए। अभी सब चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हर बार ट्रेंड बदल जाता है, कभी इजी पेपर आता है, कभी मॉडरेट, कभी टफ, ये चीज़ हर साल बदल जाएगी, ये कंसिस्टेंट नहीं रहती है। जैसे 2023 में पिछले 5-6 वर्षों का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी और पेपर भी मॉडरेट टू इजी लेवल का आया था। तो 125 मार्क्स आपको चाहिए थे UR कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स में से, और 150 क्वेश्चंस में से करीब आपको 94 सही क्वेश्चंस यहाँ पे चाहिए थे। लेकिन 2024 का कट ऑफ निश्चित तौर पर गिरेगा और पिछले 5-6 वर्षों का ऐतिहासिक सबसे कम कट ऑफ भी हो सकता है। इवन ये 2020 वाले कट ऑफ से भी कम जाने की उम्मीद इस बार बन रही है। सो ये वेरी करता है, तो पेपर कैसा आया होगा जिस दिन आप अटेम्प्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, कट ऑफ टारगेट कितना करना है। हमेशा ही जो है आपको 65 प्लस जो है टारगेट करना होगा। 65 प्लस परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि आपको कम से कम जो है 95-100 क्वेश्चन का टारगेट पढ़ते समय लेकर के चलना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में आपको करीब 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, यानी करीब जो है 2/3 पेपर को आपको डिस्ट्रॉय करने का टारगेट रखना है कि 100 क्वेश्चन हमारे हर हाल में सही निकले। प्रिपरेशन के दौरान आपका ये टारगेट रहेगा, बाकी कई सारी चीज़ें हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे कुछ पेपर्स होंगे RO वगैरह के, हो सकता है सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन तक जब आप पहुंचे तब तक हमको कट ऑफ देखने को मिल जाए। 2024 का भी कैसा रहता है कट ऑफ, बहुत ही कम रहता है, तो उसके हिसाब से आगे आपको टारगेट बताया जाएगा। अभी पढ़ाई के समय आपको 95-100 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना चाहिए। अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में मायने नहीं रखता है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, सारे सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए, हिस्ट्री से इस साल 24 सवाल आए थे और 2023 में भी 26 सवाल मतलब इस बार भी 26 सवाल आए थे 2024 में, और पिछले साल भी 26 प्रश्न आए थे। 2022 में भी 24 प्रश्न आए थे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रीलिम्स का, मेंस में जबकि इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है।
जी, इस पेपर 1 में इंडियन इकोनॉमी से 15 प्रश्न इस बार आए थे, पिछली बार 11, उससे पिछली बार 4 ही आए थे, तो इंडियन इकोनॉमी अब बढ़ रहा है वेटेज धीरे-धीरे। 15 प्रश्न इसमें हो गए हैं, जनरल साइंस के 24 प्रश्न इस बार आए थे, इंडियन पॉलिटी के 22 प्रश्न आए थे, इंडियन ज्योग्राफी के 23 प्रश्न इस बार आए थे। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा, इसी को ट्रेंड बदलना बोलते हैं, जब पिछले 5-6 वर्षों का कुछ रिकॉर्ड टूटता है, जैसे कभी भी 22 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलाकर के पिछले 5 वर्षों में, लेकिन 2024 में रिकॉर्ड टूटा, 23 प्रश्न ज्योग्राफी के आए। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न आए, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से सिर्फ 1 ही प्रश्न आया, पिछली बार 5, 6, 8 तो होते ही थे, और करंट अफेयर से 30 सवाल इस बार आए, मिसलेनियस से मात्र 3 सवाल आए। तो जो भी सवाल कम हुए, जैसे मिसलेनियस के सवाल कहाँ शिफ्ट किए गए, ज्योग्राफी हिस्ट्री में, और यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके के सवाल कहाँ पर शिफ्ट किए गए, पॉलिटी और जनरल साइंस में। इस तरीके से ये ट्रेंड बदलता रहता है। आर्ट कल्चर से इस साल कोर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी के अंतिम हिस्से पर हैं हम लोग। स्ट्रैटेजी बनाना काफ़ी आसान होता है, एक दिन में बैठ करके हमारी टीम स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर देती है, और लेकिन स्टडी मटेरियल बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में, सारे टेस्ट सीरीज तैयार करने में, पेड क्विज कराने में, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से अपना मटेरियल अपडेट करने में। तो ये फ़र्क होता है, स्ट्रैटेजी चॉक आउट करने में और उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में बहुत अंतर होता है। यही बात स्टूडेंट के लिए भी लागू होती है। स्ट्रैटेजी वीडियो देखना सुनना एक बात है, और डे 1 से लेकर एग्जाम के दिन तक उसको एग्जीक्यूट करना एक बात है। तो दोनों बातों में जो अंतर है, उसका किस चीज़ का अंतर पड़ता है, डेडिकेशन का, हार्डवर्क का और कंसिस्टेंसी का। आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, तीनों में ही स्टूडेंट की मेहनत महत्वपूर्ण रहेगी। कितना आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, यूपीपीएससी को लेकर के, अधिकारी बनने को लेकर के, और अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को लेकर कितना सीरियस हैं, ये बात मैटर करेगी। और जो लोग इन सारी चीज़ों का समावेश लेकर के चलते हैं, वो अपने आप को एग्ज़ाम के दिन हारा हुआ या फिर जो कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड महसूस नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने डिवाइस पे रह सकते हैं, बेसिक बातें उसमें बता दी जाएंगी। और बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमने बता दिया है। अब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने लेट एडमिशन भी लिया 2025 का फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में एडमिशन लिया है, ये ग्रुप बिल्कुल आप उसी दिन से वैसे ही चालू कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कोई भी लेट नहीं हुए हैं, आगे भी जो ग्रुप शुरू होंगे उसी हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जब एकदम सेकंड स्टेज हमारा पार हो जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी, तभी हमारी स्ट्रैटेजी बदलेगी। अदरवाइज इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है 2025 के लिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आकर के पूरी तरीके से इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो हमने सारी चीज़ें बताई, इसको फॉलो करते हुए, हमारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए आप सिलेक्शन के नज़दीक डेली पहुंचते जाएंगे। डेली आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। कोई भी टीम, कोई भी जो है इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग संस्थान आपको जड़ी बूटी नहीं दे सकता है कि आप एक दिन में खा करके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के सक्षम हो जाएं। आपको एक स्ट्रैटेजी दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर बेसिस पर जो जो चीज़ें दी जाएंगी उसको तैयार करते जाना है, और आप धीरे धीरे शनाय शनाय जो है अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। अब कोई भी आपका डाउट है, आप डिस्कशन ग्रुप में उसमें रख सकते हैं। आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाने शुरू हो चुके हैं।